तो चलिए शुरू करते हैं यूरोप में नेशनलिज्म के सफ़र को। कहानी शुरू होती है 1848 में। एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे फ्रेडरिक सोरियो। उन्होंने एक ड्रीम देखा और उस ड्रीम को 4 पेंटिंग्स की सीरीज में उतार दिया। इन्हीं पेंटिंग्स में से एक द पैक्ट बिटवीन नेशंस हमारे इस चैप्टर की ओपनिंग है। इस पेंटिंग में सोरियो एक ऐसी दुनिया इमेजिन कर रहे हैं जो डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक हो। अगर आप पेंटिंग को ध्यान से देखेंगे तो एक स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी दिखेगी। उसके एक हाथ में टॉर्च है, यानी एनलाइटनमेंट का प्रतीक, और दूसरे हाथ में है चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन। और जमीन पर बिखरे पड़े हैं राजाओं के टूटे हुए ताज और कपड़े, जो मोनार्की के एंड को सिंबलाइज करते हैं। स्टैच्यू की तरफ अलग अलग देशों के लोग अपने अपने फ्लैग्स के साथ एक लंबी लाइन में चलते आ रहे हैं। वो आज़ादी की तरफ बढ़ रहे हैं और ऊपर आसमान से गॉड उन्हें ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। ये तो थी एक आर्टिस्ट की इमेजिनेशन, लेकिन इस चैप्टर में हम रियल स्टोरी जानेंगे कि कैसे यूरोप में आज़ादी के लिए स्ट्रगल हुआ, कैसे नेशनलिज्म की फीलिंग फैली और कैसे बड़े बड़े एम्पायर्स टूटकर नेशन स्टेट्स बन गए। हमारा फर्स्ट टॉपिक है द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। जब 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो उसका असर सिर्फ फ्रांस तक नहीं रुका, बल्कि पूरे यूरोप में फैल गया। 1789 से पहले फ्रांस में मोनार्की थी, पावर राजा के हाथ में थी। लेकिन रेवोल्यूशन के बाद पावर मोनार्की से छीनकर फ्रांस के कॉमन सिटीजन्स के पास आ गई। लोगों में यूनिटी लाने के लिए कई नए आइडियाज इंट्रोड्यूस किए गए, जैसे ला पात्री यानी द फादरलैंड और ले सिटोयन यानी द सिटीजन। इन आइडियाज ने जोर दिया कि सभी सिटीजन्स एक हैं और सबको इक्वल राइट्स मिलेंगे। फ्रांस का पुराना रॉयल फ्लैग हटाकर एक नया ट्राई कलर फ्लैग लाया गया। फ्रेंच लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज बना दिया गया। एक नया नेशनल एंथम कंपोज हुआ। स्टेट जनरल को रिप्लेस करके नेशनल असेंबली बनाई गई, जिसे एक्टिव सिटीजन्स इलेक्ट करते थे। और सबसे इंपॉर्टेंट, देश के अंदर लगने वाले कस्टम ड्यूटीज और ड्यूज को एबॉलिश कर दिया गया। बेसिकली फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद फ्रांस में डेमोक्रेसी आ गई थी। लोग बहुत खुश थे, लेकिन ये खुशी ज़्यादा दिन टिकी नहीं। 1799 में एक ऐसे आदमी की एंट्री होती है जो फ्रांस से डेमोक्रेसी को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। उसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। 1804 में नेपोलियन ने खुद को फ्रांस का एम्परर डिक्लेयर कर दिया और एक सिविल कोड लाया, जिसे नेपोलियनिक कोड भी कहते हैं। इस कोड के जरिए उसने कई पॉजिटिव चेंजेस किए, जैसे उसने इक्वालिटी बिफोर लॉ एस्टैब्लिश किया, यानी कानून के सामने सब बराबर हैं। उसने राइट टू प्रॉपर्टी पर सिक्योर किया, फ्यूडल सिस्टम को एबॉलिश किया, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन को इंप्रूव किया, वेट्स और मेजरमेंट्स का एक स्टैंडर्ड सिस्टम लाया और गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस को भी हटा दिया। ये सारे रिफॉर्म्स देखकर लोगों को लगा कि नेपोलियन तो काफ़ी अच्छा इंसान है। ऊपर से नेपोलियन जहां भी जाता वहां से मोनार्की को खत्म कर देता था। तो शुरू में लोगों ने नेपोलियन को हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी यानी आज़ादी का मसीहा समझना शुरू कर दिया। लेकिन लोगों को धीरे धीरे उसकी असलियत समझ आने लगी। वो उन्हें आज़ादी दिलाने नहीं आया था, बल्कि अपना रूल बढ़ाने आया था। वो जहां से भी राजा को हटाता वहां अपनी आर्मी सेटअप कर देता था। इसके अलावा उसने लोगों से पॉलिटिकल फ्रीडम छीन ली, टैक्सेस बढ़ा दिए, सेंसरशिप लगा दी और लोगों को जबरदस्ती फ्रेंच आर्मी में भर्ती करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे पूरा यूरोप जीतना था। इन्हीं रीजंस की वजह से लोग अब नेपोलियन से नफरत करने लगे थे। अब आते हैं सेकंड टॉपिक पर, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। मिड 18th सेंचुरी में यूरोप में कोई नेशन स्टेट नहीं था, मतलब कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां के लोग कॉमन लैंग्वेज, कल्चर या हिस्ट्री शेयर करते हों। यूरोप बड़े बड़े एम्पायर्स में बटा हुआ था। तो फिर ऐसी सिचुएशन में नेशनलिज्म की फीलिंग आई कैसे? उस टाइम यूरोप में मेनली 2 तरह के लोग थे, अरिस्टोक्रेट्स और पीजेंट्स। अरिस्टोक्रेट्स अमीर थे, उनके पास जमीन थी और वो पॉलिटिकली पावरफुल थे। वो फ्रेंच बोलते थे, जिसे एक हाई स्टेटस लैंग्वेज माना जाता था। दूसरी तरफ थे पीजेंट्स, जो गरीब थे और उनके पास पावर नहीं थी, भले ही वो पॉपुलेशन में मेजॉरिटी में हो। फिर 18th सेंचुरी के सेकंड हाफ में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से एक नई वर्किंग क्लास सामने आई, द मिडिल क्लास। इस क्लास में बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट और दूसरे प्रोफेशनल्स थे। ये लोग न ज़्यादा अमीर थे न ज़्यादा गरीब, लेकिन ये एजुकेटेड थे। और इन्हीं एजुकेटेड मिडिल क्लास लोगों के दिमाग में आइडिया आया लिबरल नेशनलिज्म का। लिबरलिज्म लैटिन वर्ड लिबर से आया है, जिसका मतलब है फ्री। तो ये मिडिल क्लास लोग फ्रीडम चाहते थे। उनकी डिमांड्स थी कि ऑटोक्रेसी खत्म हो, चर्च को मिलने वाले स्पेशल प्रिविलेजेस खत्म हो, एक कॉन्स्टिट्यूशन हो और एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हो। पर यहाँ एक प्रॉब्लम थी, वो वोटिंग राइट्स की डिमांड तो कर रहे थे, लेकिन सिर्फ उन आदमियों के लिए जिनके पास प्रॉपर्टी थी। विमेन और बिना प्रॉपर्टी वाले मेन को वो इस प्लान में इंक्लूड ही नहीं कर रहे थे। एक और प्रॉब्लम थी ट्रेडर्स के लिए। उस टाइम यूरोप में ट्रेड करना बहुत मुश्किल था। फॉर एग्जाम्पल, हैम्बर्ग से न्यूरमबर्ग जाने के लिए एक ट्रेडर को 11 कस्टम बैरियर्स क्रॉस करने पड़ते थे और हर जगह 5% टैक्स देना पड़ता था। सोचो उन्हें कितना लॉस होता होगा। साथ ही उस टाइम यूरोप में लगभग 30 अलग अलग करेंसीज चलती थीं, मतलब हर स्टेट में करेंसी चेंज कराओ। इस प्रॉब्लम का सलूशन निकला 1834 में। प्रशिया की पहल पर एक कस्टम्स यूनियन बनाया गया, जिसका नाम था ज़ोल्वराइन। बाद में ज्यादातर जर्मन स्टेट्स ने इसे ज्वाइन कर लिया। इस यूनियन में टैरिफ बैरियर्स को अबॉलिश कर दिया, करेंसीज को 30 से घटाकर 2 कर दिया और ट्रेड को आसान बनाने के लिए रेलवे नेटवर्क को प्रमोट किया। चलिए अब नेपोलियन की कहानी पर वापस चलते हैं।
हमने देखा था कि उसका रूल 1815 तक चला। तो 1815 में ऐसा क्या हुआ? 1815 में हुई बैटल ऑफ वाटरलू। इस फाइट में एक तरफ नेपोलियन था और दूसरी तरफ थी ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया की कंबाइंड फोर्सेस। इस बैटल में नेपोलियन हार गया। नेपोलियन को हराने वाले ये देश थे कंजर्वेटिव्स। ये वो लोग थे जिन्हें सोसाइटी में चेंज पसंद नहीं था। वो चाहते थे कि यूरोप में फिर से मोनार्की आ जाए, इसलिए उन्होंने कंजर्वेटिज्म लाया। मतलब नेपोलियन ने जो भी चेंजेस किए थे उन सबको अंडू कर दिया। मोनार्की वापस आ गई, चर्च की पावर रिस्टोर हो गई, ऑटोक्रेसी वापस आ गई और सेंसरशिप लगा दी गई। इन चारों देशों ने एक ट्रीटी भी साइन की, द ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1815। इस ट्रीटी को होस्ट कर रहे थे ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक। इस ट्रीटी के तहत फ्रांस में बर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर कर दिया गया। फ्रांस के बॉर्डर्स पर कई स्टेट्स बना दिए गए ताकि वो फ्यूचर में एक्सपैंड न कर सकें। प्रशिया को उसके वेस्टर्न बॉर्डर पर इंपॉर्टेंट टेरिटरीज मिली, ऑस्ट्रिया को नदर्न इटली का कंट्रोल मिला और रशिया को पोलैंड का हिस्सा मिला। एक चीज जिसे उन्होंने नहीं बदला वो था जर्मन कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स, जिसे नेपोलियन ने बनाया था। लेकिन इस कंजर्वेटिज्म से लिबरल नेशनलिस्ट्स खुश नहीं थे, इसलिए वो सब अंडरग्राउंड हो गए और उन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज बनाना शुरू कर दिया। इनका मकसद था मोनार्की को अपोज करना और फ्रीडम के लिए लड़ना। ऐसे ही एक रेवोल्यूशनरी थे जोसेपी मजीनी। वो एक इटालियन थे और उन्होंने 2 सीक्रेट सोसाइटीज बनाई थी, यंग इटली इन मर्साइल और यंग यूरोप इन बर्न। मजीनी इतने इन्फ्लुएंशियल थे कि ड्यूक मेटरनिक ने उन्हें द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर कहा था। इतनी सारी सीक्रेट सोसाइटीज बनेंगी तो रेवोल्यूशन तो होगा ही। 1830 से लेकर 1848 तक का टाइम यूरोप में रेवोल्यूशंस का दौर था, इसीलिए द एज ऑफ रेवोल्यूशंस कहा जाता है। इसमें हम 3 मेन रेवोल्यूशंस देखेंगे। पहला फ्रांस में, जिसे जुलाई रेवोल्यूशन कहते हैं। जुलाई 1830 में हुए इस रेवोल्यूशन से बर्बन डायनेस्टी को फिर से उखाड़ फेंका गया। इस बार फ्रांस में एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सेटअप की गई जिसका हेड बना लुई फिलिप। इस पर ड्यूक मेटरनिक ने अपना फेमस कोट कहा, व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस अ कोल्ड। मतलब जब फ्रांस में कुछ होता है तो उसका असर पूरे यूरोप पर पड़ता है, और ऐसा हुआ भी। फ्रांस से इंस्पायर होकर बेल्जियम यूनाइटेड किंगडम ऑफ नेदरलैंड से अलग हो गया। तीसरा बड़ा इवेंट था ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ग्रीस उस वक्त ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा था। उन्होंने 1821 में आज़ादी के लिए स्ट्रगल शुरू किया। उन्हें वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज से और पोएट्स और आर्टिस्ट से भी सपोर्ट मिला। एक फेमस इंग्लिश पोएट लॉर्ड बायरन तो फंड्स इकट्ठा करके वॉर लड़ने भी गए, पर 1824 में फीवर से उनकी डेथ हो गई। फाइनली 1832 में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल साइन हुई और ग्रीस एक इंडिपेंडेंट नेशन बन गया। नेशनलिज्म की फीलिंग सिर्फ वॉर से नहीं, कल्चर से भी जगाई जा रही थी। इसी को कहते हैं रोमांटिसिज्म। ये एक कल्चरल मूवमेंट था जिसका मकसद था लोगों में नेशनल सेंटिमेंट्स डेवलप करना थ्रू आर्ट, पोएट्री, स्टोरीज एंड म्यूजिक। जर्मन फिलोसोफर जॉन गॉटफ्रेड हर्डर का कहना था कि सच्चा जर्मन कल्चर आम लोगों में यानी दास वोल्क में मिलता है, उनके फोक सॉन्ग्स, फोक पोएट्री और फोक डांसेस में। लैंग्वेज ने भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, जैसे पोलैंड जो उस टाइम रशियन कंट्रोल में था। वहां पोलिश लैंग्वेज को सप्रेस करके रशियन इंपोज की जा रही थी। पोलैंड के लोगों ने अपनी लैंग्वेज को रेजिस्टेंस का सिंबल बना लिया। 1831 में उन्होंने एक आर्म्ड रिबेलियन भी किया जो फेल हो गया, लेकिन उन्होंने अपनी लैंग्वेज को जिंदा रखा। 1830s का टाइम यूरोप के लिए ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप का था। पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही थी, जिससे यूनएम्प्लॉयमेंट फैल गया। लोग गांव से शहरों की तरफ माइग्रेट कर रहे थे, जिससे शहरों में भीड़ बढ़ गई और स्लम्स बनने लगे। फसल खराब होने से फूड प्राइसेस बढ़ गए। 1848 तक पेरिस में हालत इतनी खराब हो गई कि लोग सड़कों पर उतर आए। ये देखकर किंग लुई फिलिप गद्दी छोड़कर भाग गया। फिर एक नेशनल असेंबली ने फ्रांस को रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया। 21 साल से ऊपर के सभी मेन को वोटिंग राइट्स दिए और राइट टू वर्क गारंटी किया। इसी दौरान 1845 में सिलेजिया में वीवर्स ने कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ रिवोल्ट कर दिया था। कॉन्ट्रैक्टर्स ने उन्हें दिए जाने वाले रॉ मटेरियल के दाम कम कर दिए थे। गुस्से में वीवर्स ने उनके घरों पर हमला कर दिया। जवाब में आर्मी बुलाई गई और 11 वीवर्स मारे गए। जब सभी लोग रेवोल्यूशन कर रहे थे तो मिडिल क्लास कैसे पीछे रहती। 1848 में उन्होंने भी रेवोल्यूशन किया। वो एक नेशन स्टेट चाहते थे जो पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स पर बेस्ड हो, यानी एक कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। जर्मन रीजन्स में मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स ने मिलकर एक ऑल जर्मन नेशनल असेंबली के लिए इलेक्शंस कराए। 18 मई 1848 को 831 इलेक्टेड मेंबर्स फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में इकट्ठे हुए। उन्होंने जर्मन नेशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया। उन्होंने प्रशिया के किंग फ्रीडरिक विल्हेम IV को क्राउन ऑफर किया।
इस शर्त पर कि वो पार्लियामेंट के अंडर काम करेंगे। किंग ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद असेंबली में वर्कर्स और आर्टिसंस का सपोर्ट भी कम हो गया और आखिर में क्रूप्स ने आकर असेंबली को डिसबैंड कर दिया। ये मूवमेंट फेल हो गया, लेकिन इससे एक बात साफ हो गई। मोनार्क्स को समझ आ गया कि वो लिबरल्स को ज्यादा टाइम तक दबा नहीं सकते। इसलिए उन्होंने कुछ कंसेशंस देना शुरू कर दिया, जैसे सर्फडम और बॉन्डेड लेबर को एबॉलिश कर दिया गया। अब आते हैं चैप्टर के सबसे एक्साइटिंग पार्ट पर, द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। पहले जर्मनी की बात करते हैं। 1848 में लिबरल्स की कोशिश फेल होने के बाद जर्मनी को यूनिफाई करने की जिम्मेदारी प्रशिया ने उठाई। प्रशिया के चीफ मिनिस्टर ऑटो वॉन बिस्मार्क इस प्रोसेस के आर्किटेक्ट थे। उन्होंने प्रशियन आर्मी और ब्यूरोक्रेसी की मदद से 7 साल में 3 वॉर्स लड़े, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के खिलाफ। प्रशिया जीत गया और जर्मनी के यूनिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हुआ। जनवरी 1871 में वर्साइज के हॉल ऑफ मिरर्स में प्रशियन किंग विलियम द फर्स्ट को जर्मन एम्परर प्रोक्लेम कर दिया गया। अब इटली की स्टोरी। इटली 7 स्टेट्स में बटा हुआ था। सिर्फ एक स्टेट, सार्डिनिया पीडमोंट, एक इटालियन प्रिंस के अंडर था। नॉर्थ में ऑस्ट्रिया का कब्जा था, सेंटर में पोप रोल करते थे और साउथ में स्पेन के बर्बन किंग्स। जूसेपी मजीनी ने इटली को यूनिफाई करने की कोशिश की थी, पर वो फेल हो गए। अब ये जिम्मेदारी सार्डिनिया पीडमोंट के किंग विक्टर इमैनुअल II पर आ गई। उनके चीफ मिनिस्टर कवोर ने इस मूवमेंट को लीड किया। उन्होंने फ्रांस के साथ एक क्लेवर डिप्लोमेटिक अलायंस करके 1859 में ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हरा दिया। इसके बाद जूसेपी गारिबाल्डी ने अपने आर्म्ड वॉलंटियर्स, जिन्हें रेड शर्ट्स कहते थे, उनकी मदद से साउथ इटली को जीत लिया। फाइनली 1861 में विक्टर इमैनुअल II को यूनाइटेड इटली का किंग डिक्लेयर कर दिया गया। ब्रिटेन का केस थोड़ा अजीब है। वहां नेशन स्टेट किसी रेवोल्यूशन से नहीं, बल्कि एक लंबे प्रोसेस से बना। ब्रिटिश आइल्स में 4 मेन एथनिक ग्रुप्स थे, इंग्लिश, वेल्श, स्कॉट और आयरिश। इंग्लिश पार्लियामेंट ने 1688 में मोनार्की से पावर ले ली थी। फिर 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन के जरिए इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को मिलाकर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बनाया गया। बारी आई आयरलैंड की। वहां कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट था। इंग्लिश ने प्रोटेस्टेंट्स का साथ देकर आयरलैंड को डोमिनेट किया। 1801 में आयरलैंड को भी फोर्स करके यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। इस तरह एक नया ब्रिटिश नेशन बना, जिसका अपना फ्लैग यानी यूनियन जैक, नेशनल एंथम और इंग्लिश लैंग्वेज थी। नेशन को एक पहचान देने के लिए आर्टिस्ट्स ने नेशन को एक फीमेल फिगर के रूप में दिखाना शुरू कर दिया। इसे एलेगरी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम इंडिया को भारत माता के रूप में देखते हैं, वैसे ही फ्रांस को मारियान और जर्मनी को जर्मानिया के रूप में दिखाया गया। अब हम चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर हैं, नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। 19th सेंचुरी के एंड तक आते आते नेशनलिज्म का रूप बदलने लगा। अब वो इंपीरियलिज्म में कन्वर्ट हो रहा था। इंपीरियलिज्म मतलब जब एक पावरफुल देश छोटे छोटे देशों पर कब्जा करके अपनी पावर और टेरिटरी बढ़ाता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है बाल्कन्स। ये यूरोप का एक रीजन था जिसमें रोमानिया, बुल्गारिया, ग्रीस जैसे कई देश आते थे। ये पूरा रीजन ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था। जब ऑटोमन एम्पायर कमजोर हुआ तो बाल्कन स्टेट्स एक एक करके आजाद होने लगे। लेकिन आजाद होने के बाद ये आपस में ही लड़ने लगे, ज्यादा से ज्यादा टेरिटरी हासिल करने के लिए। इस आग में घी डालने का काम किया बड़ी यूरोपियन पावर्स ने, जैसे रशिया, जर्मनी, ब्रिटेन। वो भी इस एरिया में अपना कंट्रोल बढ़ाना चाहते थे। इस इंटेंस राइवलरी की वजह से बाल्कन्स एक पाउडर केक बन गया और यही आगे चलकर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का कारण बना। इस वॉर के बाद दुनिया भर में एंटी इंपीरियल मूवमेंट्स शुरू हुए। लोगों को समझ आ गया कि नेशनलिज्म अच्छा है, लेकिन जब वो इंपीरियलिज्म में बदल जाता है तो वो सिर्फ तबाही लाता है। और इस तरह धीरे धीरे नेशन स्टेट्स का आइडिया पूरी दुनिया में फैल गया।